हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ ट्रैम्पल सील्सकिन के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था यान बिंग्यून बाइली को सुला देता है, उसके आंखों पर हाथ रखता है। तब यान बिंग्यून कहता है, होंगई। अब तक बाइली उस नींद के नशे के आगे हार गया था और यान उसके करीब जाते हुए बोल रहा था, रानी कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। यहाँ की हर एक तीली तक को मैं सोने में बदल दूंगा, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यान पीछे मुड़ा। बाइली ने अभी अभी उसके अंदर की पावर्स जगा दी थी। अब वो यान के हाथों में घूमने लगी। पूरा चैम्बर सुनहरे रंग में जगमगा उठा। वो धूल बिल्कुल पंछियों की तरह इधर से उधर उड़ रही थी, हर एक तिनके में जाकर समा रही थी, उसे रोशन कर रही थी और धीरे धीरे हर चीज़ सोने में बदल रही थी। जैसे जैसे वो घास का ढेर चमकने लगा, यान की चमक फीके पड़ने लगी। फिर एक मोड़ पे आके पूरी तरह से ख़त्म हो गई और दूसरी तरफ उस कमरे में पड़ा हर एक डंठल सोने में बदल गया, बेजान हो गया। अब यान के जाने का वक्त हो गया था, पर वो जाना नहीं चाहता था। कम से कम जब तक अगला बुलावा ना आए। वो कल सुबह तक तो इस मिलर के बेटे के साथ रुक ही सकता है। ऐसा पहली बार हो रहा था। उसने पिछले कुछ याद रखे दिन गिने, 58 साल। इन सब में एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब यान को कहीं भी रुकने का मन हो रहा हो। बाइली के सोते हुए चेहरे को देखकर यान मुस्कुराया। उसने प्यार से उसे सहलाया, फिर उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा और उसे सुकून से सोते हुए देखने लगा। वो बुदबुदाया, हो सकता है कि तुम मेरी दवाई बनो। पता नहीं कितने, बहुत सारे लोग थे जिनके लिए उसने सोना बनाया था। उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो खुद के लिए सोना नहीं चाहते थे, पर उन सब में एक बात एक जैसी ही थी। वो सभी सोने के बदले अपनी कीमती चीज़ अपने मन से नहीं देना चाहते थे। और बाकियों की तो बात ही छोड़ दो, बस लालच, विषैला लालच, और कुछ नहीं। यान ने साय किया। वो किन लोगों के बारे में बात कर रहा है? वो खुद भी तो ऐसा ही है, या फिर था। उनमें और उसमें क्या फ़र्क है? सूरज की पहली किरण आसमान में गुलाबी रंग बिखेर गई, जिसके साथ ही यान गायब हो गया, सोते हुए होंगी को छोड़कर। बस एक आखिरी नज़र उसको देख के तुरंत ही उसका शरीर सुनहरी धूल में बदल गया और हवा में घुल गया। और कुछ पलों के बाद ही बाइली की आंखें खुली, एक बड़ी ही तेज़ आवाज़ से, चाबियों की। जिस पल वो आंखें खोलकर देखने लगा, चैम्बर का दरवाज़ा भी खुल गया था। उसके सामने महारानी थी, जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज लग रही थी, क्योंकि उस चैम्बर की सारी घास सोने में बदल गई थी। रानी ने तुरंत ऑर्डर्स दिए, इसे मेरे सभागृह में लेकर जाओ और हाँ, यहाँ का सारा सोना उठाकर खजाने के कक्ष में ले जाओ। 2 गार्ड्स ने आगे आकर तुरंत बाइली को पकड़ लिया और खींचते हुए सभा की तरफ ले जाने लगे। अब रानी सिंहासन पर बैठी थी। उसने बाइली को देखकर कहा, तुमने अपनी ज़िंदगी में एक और दिन जोड़ लिया। रानी तो बाइली से इम्प्रेस हो चुकी थी, पर बाइली की नज़र उसकी आंखों पर थी, जिसमें लालच अपने पूरे उफान पर था। उसे समझ आ गया, रानी शायद उसे नहीं जाने देगी। तभी रानी ने कहा, एक दिन, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में एक और दिन जोड़ना चाहते हो तो तुम्हें और सोना बनाना पड़ेगा। बाइली ने कहा, आपने तो कहा था कि अगर मैं इस दान को सोने में बदल दूंगा तो आप मुझे जाने दोगी। रानी ने कहा, नहीं, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा सर कलम नहीं करूँगी। बाइली ने कहा, आपकी नज़र में ज़बान की कोई कीमत नहीं है, आप झूठ बोल रही है। अब तो वो रानी से नफरत करने लगा था। सोने की लालच ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया है। उसका मन विषैला बन गया है। अगर रानी चाहे तो मुर्दों से भी अपना काम निकलवा ले, खासकर जब बात सोने की हो। तभी रानी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? ये मेरा अपमान है, जिसके लिए मैं अभी तुम्हारा सर कलम करवा सकती हूँ।
रानी मुस्कुराई, पर उस मुस्कुराहट ने बाइली को अंदर तक हिलाकर रख दिया। रानी ने कहा, पर क्या कर सकते हैं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारी इन बेतुकी बातों को दिल पर नहीं लूँगी। अब तो बाइली और भी गुस्सा हो गया। उसे पता था रानी को क्या चाहिए। अब रानी खड़ी हुई, उसके पास आई, अपने चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट लिए बाइली की तरफ देखने लगी। पर बाइली की आंखों में अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, पर अभी भी उसका दिलो दिमाग काम कर रहा था। रानी बिल्कुल एक विषैले नागिन की तरह है, वो कुछ भी कर सकती है। रानी ने बाइली के चिन को पकड़ लिया। उसके सोने के बने नाखून बाइली की त्वचा में गड़ गए। रानी ने कहा, अगर तुम मेरे लिए कल फिर सोना बनाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। कितने समय के लिए? बाइली ने पूछा। अब तो रानी ने अपनी पकड़ और कस ली और कहा, जब तक मुझे ठीक लगता है, या तो अभी मरो या सारी घास को सोने में बदल दो। बाइली ने कहा, चाहे तो मुझे मार दो या फिर मुझे चैम्बर में बंद कर दो, दोनों का परिणाम एक ही होगा, तुम्हें अब सोना नहीं मिलेगा। अब तो रानी का चेहरा और भयंकर बन गया, पर तभी वो मुस्कुराई। उसने कहा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी नज़र में इतनी कीमती नहीं है तो कैसा रहेगा मैं तुम्हारे बाप की ज़िंदगी ले लूँ। बाइली अब अपने दांत पीसने लगा, अपने गुस्से को काबू करते हुए। उसके दिल में जितने भी सारी गालियाँ आ रही थी, उसने चुपचाप उनका घूंट पी लिया। वो रानी से कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इसे देखकर रानी मुस्कुराई। उसने कहा, समझदार हो। रानी ने उसे छोड़ दिया और अपना हाथ हिलाकर बोली, इसे कारागार में ले जाओ और इसके पास बहुत सारी घास लेकर आना, पहले से 3 गुना। रानी मुस्कुरा रही थी, जैसे कि कोई नागिन हो। जब तक गार्ड्स बाइली के पास नहीं आए, बाइली टस से मस न हुआ, और जब वो उसे खींचने लगे, बाइली ने कहा, तुम रानी नहीं हो, बस एक तानाशाह हो। इस पर रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक अमीर तानाशाह जिसके हाथ मिलार का बेटा लगा है, जो अपने हाथों से घास को सोने का बना सकता है। जाओ, मिलर को लेके आओ, उसने आज्ञा दी। बाइली अपने हाथ पांव मारते हुए चिल्लाया, मेरे बाबा को छूना भी मत। अगर तुम ऐसे ही मेरे लिए परेशानियां खड़ी करते रहे तो मैं अपना सारा गुस्सा उस पर निकालूंगी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही अपने सैनिकों को आज्ञा दी, आज इसके चैम्बर के आगे गार्ड्स खड़े करवा दो ताकि ये भाग ना जाए। विषैली नागिन। बाइली बस इसी तरह से उसे देखे जा रहा था, पूरे गुस्से से, जिसे देखकर रानी ने चकल किया। रानी को पता था वो क्या कर रही है और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो जानबूझकर ये सब कर रही है, ये जानकर बाइली भी अब कुछ नहीं कर सकता था। उसे कम से कम अपने बाबा के लिए तो अपना मुंह बंद रखना होगा। अब गार्ड्स बाइली को खींचकर वहां से ले गए। अब बाइली गार्ड्स के साथ सुरंग से होते हुए और गहराई में जाने लगा। बाइली के पास बस बहुत सारे कैदी थे और उसकी बहुत सारी दुर्दशा। गार्ड्स ने कारागार का दरवाज़ा खोला, बाइली को अंदर धकेला, दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, फिर 2 बड़े बड़े ताले लगा दिए। फिर से एक बार बाइली और उसका नसीब सलाखों के पीछे आ गए। बाइली ने घूमकर देखा, पहले की तरह यहाँ पर भी एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी, जहाँ से रोशनी और हवा अंदर आ रही थी, वरना तो हर तरफ बस अंधेरा ही था। कुछ घंटे बीत गए। उसके बाद वहाँ पर पहले की तरह ही बहुत सारी घास लाई गई, पहले से 3 गुना ज़्यादा। कारागार पहले वाले चैम्बर से बहुत बड़ा था, पर अब वो भी ढका ढका सा लग रहा था। बाइली जानता था पहले से ही कि रानी का दिल नहीं भरेगा, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या क्या वो अजनबी, क्या यान बिंगयून आज रात भी उसकी मदद करेगा? अगर वो इस धान को सोने में नहीं बदल पाया तो क्या वो फिर से यान बिंगयून को देख पाएगा?
फांसी पर जाने से पहले बैली मरना नहीं चाहता था, ना ही वो अपने बाबा को कुछ होने देना चाहता था। अपने छाती पर हाथ क्रॉस करके वो दीवार के सहारे बैठ गया, एक गहरी सांस ली और सोचने लगा, अब क्या। वो ख्यालों में खो गया, आंखें बंद कर ली। क्या वो दोबारा से इतना किस्मत वाला होगा कि कोई दोबारा उसकी मदद करने के लिए आएगा? पर अब उसके पास उसका फर्स्ट किस भी तो नहीं है। हाँ, उसके माँ का ब्रेसलेट अभी भी है, और यान बिंग्यून ने कहा भी तो था कि उसे पता है ये ब्रेसलेट उसके लिए कितना मायने रखता है। तो बैली ने यह अंदाज़ा लगा लिया, शायद यान चाहता है कि बैली खुद उसकी कीमत समझ ले, उसके सोने की। उसे तो कुछ तोहफा देना होगा ना। पर क्या? यान वो ब्रेसलेट तो नहीं चाहता। बैली सोचने लगा, वो जानता था कि वो इतना तो किस्मत वाला नहीं है कि वो अजनबी दोबारा आकर उसकी मदद करे। फिर भी आशा किस चिड़िया का नाम है। उसे आशा थी कि कहीं न कहीं यान उसकी मदद के लिए आ सकता है। पर जब आधी रात गुजर गई, बैली हार गया। उसने सोच लिया था, शायद ये उसका आखिरी दिन है। उसके बाद उसके बाबा को भी मार दिया जाएगा, उसकी नाकामी की वजह से नहीं, रानी के लालच की वजह से। पर वो अपनी आखिरी रात ऐसे ठंडे फर्श पर बैठकर तो नहीं बिता सकता। उसे गेहूं पसंद है, उसे धान पसंद है। अब बैली का ध्यान उस गेहूं की घास के ढेर पर गया और उसके हाथ अपने आप ही आगे बढ़े, काम करने लगे। बैली अपनी ज़िंदगी का आखिरी बेड बनाने लगा, घास के डंठलों को आगे पीछे मोड़ते हुए। बैली ने अब उस घास से बुन बुन कर एक बड़ी सी दीवार बना ली, जो एक तरफ से तो खुरदरी थी, पर पीछे मोड़ने पर वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम बन चुकी थी। वो अपनी आखिरी रात इसी बेड पर गुजारेगा, जैसा कि बैली हमेशा करता है। बैली ने घास की गठरियों से भी एक दीवार बना रखी थी, जिससे बाहर खड़े गार्ड्स को अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब उसने आगे बढ़कर अपने कपड़े उतारे और अपने गहने भी। उसके बदन पर बस एक पतली सी पतलून बची थी। अब बस वो अपने उन रोब्स को रजाई की तरह अपने ऊपर ओढ़ेगा और इस घास के बने बिस्तर पर सो जाएगा आखिरी बार। ऐसा ही बैली ने किया। आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और उस धान की खुशबू अपने फेफड़ों में भर ली। ये मिलर के बेटे की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रही, उसकी पसंद की। सुनहरे शरद ऋतु में सुनहरे गेहूं की फसल बनती थी। तब यही घास के डंठल सारे गांव वालों के काम आते थे। बैली को इनसे बेड बनाना भी अच्छा लगता था, जिस पर लोग सोते थे। कभी तो ये मवेशियों के लिए भी काम आते थे, से उनके तबेले बना दिए जाते थे और गेहूं से उसके बाबा आटा बनाते थे। दोनों बाप बेटे एक तरह से गांव वालों की मदद ही तो करते थे। बैली को अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। अचानक से उसके दिमाग में तभी यान की छवि उभरी। बस एक चीज़ है जिसका उसे हमेशा शिकवा रहेगा। वो दोबारा से यान बिग्यूम को देखना चाहता है। यान, अगर वो दोबारा बैली के सामने आता तो कितना अच्छा होता। वो चैम्बर फिर से एक बार सुनहरे रंग से जगमगाया। बैली बंद आंखों से भी उसे महसूस कर पा रहा था। हों गई। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई और यान ने उसे अपने आगोश में ले लिया, माना कि वो तड़प रहा था यान को देखने के लिए। पर अभी वो जितना उत्तेजित हो चुका था, उससे भी ज़्यादा नर्वस था। यान बैली से बिल्कुल चिपक गया। उसने भी तो बैली को कितना याद किया था। और जब यान को एहसास हुआ बैली उसे मना नहीं कर रहा है, तब तो वो उसके और भी करीब चला गया। यान ने कहा, लगता है तुम्हारी बात सच निकली। रानी सच में बहुत लालची है। बैली ने जवाब दिया। यान ने अपने होठ बैली की गर्दन पर रखे। धीरे धीरे वो वहाँ पर किस करने लगा। बैली चौंक गया,
पर यान ने उसे अपनी जगह पर ही थाम लिया। उसके करीब जाते हुए वो मुस्कुराकर बोला, अब उसने क्या मांगा है? इस घास से सोना, बैली ने जवाब दिया। यान ने कहा, ये तो पहले से 3 गुना लग रहा है। बैली ने जवाब दिया। हो गई। यान बैली के कानों पर अपने होंठ रब करते हुए बोला, तुमने बस अपने पतलून क्यों पहन रखे हैं? बैली बहुत बुरी तरह से ब्लश कर गया। उसे नहीं लगा था यान उसके पास आएगा भी। बैली ने जवाब दिया, मैंने अपने लिए बेड बनाया था। मैं बस अपनी आखिरी रात आराम से गुजारना चाहता था। आखिरी रात? क्या बैली यान को कुछ नहीं समझता या फिर उसे कुछ नहीं चाहता? हो गई। यान ने बैली को आवाज़ लगाई। बैली कुछ नहीं बोला। यान ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया। तुम्हारे बुलाने पे मैं तुरंत तुम्हारे पास नहीं आ पाया। बैली ने बस अपने कंधे उड़ाए, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं हो। यान ने कहा, मैं बिज़ी था। बैली सोचने लगा, बिज़ी? कहीं और पे, किसी और के साथ? हो सकता है। यान तभी सोना बनाता है जब कोई उसे कुछ देता है, कुछ बहुत स्पेशल जो उनके दिल के बहुत करीब हो, जैसे कि अंकल चेंग ने किया था और बैली ने भी। तो उसने इस बार क्या मांगा होगा? क्या उसने भी अपना पहला? बैली रुक गया। उसे एहसास हुआ वो भी कितना बेवकूफ़ है, कुछ भी सोचता है। हाँ, वो तो सच में बेवकूफ़ है। यान को अपनी होंगई में बदलाव महसूस हुआ, जो पूरी तरह से अपनी जगह पर जम गया था। अब यान ने बैली के ऊपर से अपना हाथ हटाया और थोड़ा सा पीछे झुककर पूछा, क्या हुआ? बैली ने कहा, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। यान ने पूछा, तो तुमने हार मान ली? बैली ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं दे सकता? यान की भौहें सिकुड़ी। वो गुस्सा हो गया। बैली ने उसे क्यों बुलाया जब वो कुछ नहीं चाहता? वो जानता था बैली के दिल में सोना पाने की असीम इच्छा है, वरना उसके पुकारने पर यान यहाँ कैसे आ जाता? ओह, बैली ने तो उसे बुलाया था, मुस्कुराया भी था वो। पर जब यान ने ये कहा कि वो कहीं और था, तब बैली बदल गया। हो गई। यान ने पुकारा। चले जाओ, बैली ने कहा। ये? यान बोल पड़ा। बैली ने कहा, चले जाओ। पर यान ने बैली का हाथ पकड़ लिया तो बैली ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया और मुड़कर गुस्से से यान की तरफ देखने लगा। यान ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और बैली का हाथ फिर से पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींच लिया। बैली अभी भी गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। वो नज़रें तो यान का कत्ल ही कर दे। हो गई। यान ने फिर से पुकारा। उसकी आवाज़ से लग रहा था वो जितना चौंक गया है उतना ही प्यार से बैली को पुकार रहा है। बैली ने कहा, जाने दो मुझे। यान मुस्कुराया और बैली का गुस्सा अब उसके सर चढ़कर बोलने लगा। हो गई। ये तो मेरे आह! यान दर्द से कराहा, आंखें बंद कर ली। बैली ने तुरंत पीछे मुड़कर पुकारा, यून! यान के ड्रामे का तो जवाब नहीं। उसे बहुत अच्छा लगता था जब बैली ऐसे करता था। उसने फिर से गहरी सांस ली और बैली से कहने लगा, ये मेरा काम है हो गई। पर जब उसने आंखें खोली, उसने पाया बैली अभी भी उसी की तरफ देख रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि यान के कहने का मतलब क्या है। बैली की भौहें सिकुड़ गई थी। उसने फिर से याद किया, यून ने जो कुछ भी कहा। बैली बोला, तुम तुम उनके पास जाते हो जिन्हें सोना चाहिए होता है, किसी भी हालत में? यान ने बस बैली की तरफ देखा, ना मना किया, ना ही सहमति जताई। बैली कुछ देर तक यान के जवाब का इंतज़ार करता रहा, पर उसे समझ आया यान इसका जवाब नहीं देगा।
अब बैली आगे बोलने लगा। तुम नहीं बताना चाहते या फिर तुम्हें इसके बारे में बोलने की इजाज़त नहीं है? आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।